सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग आपका न्यू जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसका हम ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे कि इसमें हम समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करने की विधियां क्या हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है और इसके बाद जो दो तीन लेक्चर और होंगे और आपका ये चैप्टर दो तीन लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा की पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको आपने अगर बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने बहुपद नहीं देखा है, बहुपद की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर बहुपद चैप्टर पहले खत्म कर लीजिए, फिर आकर आप ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर देखिए, आपको एक एक बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैंने जो बहुपद चैप्टर में आपको बताया था कि हमारा जो एक टाइप होता है रैखिक बहुपद का, ठीक, रैखिक बहुपद का एक टाइप होता है। अब रैखिक बहुपद लिखते कैसे हैं, मैंने एक आपको वो भी बताया था कि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है रैखिक बहुपद का वो कैसा होता है। वो होता है कि पी एक्स बराबर होता है आपका ए एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये क्या था, ये था आपका कांस्टेंट यानी कि अचर, ठीक। और x क्या होता है, ये होता है आपका चर यानी कि वेरिएबल, यही तो होता है, ठीक। अब मैंने ये भी बताया था कि px को आप y लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर ए एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं इस y को इधर भेज दूं या इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस ए एक्स माइनस बी, इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये जीरो बनेगा बचेगा, ठीक। तो ये होती है आपकी समीकरण, और एक ऐसी समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। और जो जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा कि दो चर, इसमें दो चर कौन कौन से हैं, एक y चर है पहला चर आपका, दूसरा कौन सा है x दूसरा चर है, और ये क्या है आपका अचर है, ठीक। तो अब अगर ये तो मैंने आपको बहुपद से बताया है कि ये समीकरण ऐसे बनती है। जो आप इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आपको ऐसे समीकरण मिलेगी। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है दो, तो यानी कि आपको दो समीकरणें मिलेंगी, कैसे होंगी, एक होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दूसरी कैसी होगी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। अब ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन, ये क्या है, ये आपके एक्स कामा वाई और अचर पद, आपका सी वन तो अचर पद है और ए वन क्या है, गुणांक है एक्स का, ठीक। सी वन आपका अचर हो गया, बी वन क्या है, गुणांक है वाई का। ऐसे ही आप समझ रहे होंगे कि ये ए टू बी टू और सी टू होंगे, ठीक। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल होती है यानी कि रैखिक बहुपद होता है, तो अगर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें या ग्राफ उसका खींचे तो वो कुछ सरल रेखा बनता है। कल हमने देखा भी था कि कुछ ऐसी एक सरल रेखा बनी हुई थी। अब हमने इसमें देखा कि दो आपके यही जो इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन है लीनियर यानी कि रैखिक, दो समीकरणें हैं। तो यहाँ पे दो सरल रेखाएं बनेंगी बनेंगी एक सरल रेखा ऐसी होगी और एक कुछ ऐसी हो सकती है, मतलब मान लो आप ऐसी भी हो सकती है। फिर एक तरीका होगा कि एक सरल रेखा आपकी ऐसी हो और एक इसी को कट कर रही हो, वो कहीं पर भी कट कर सकती है। और एक ऐसा केस बन सकता है
कि जैसे आपने एक सरल रेखा ये खींची और दूसरी सरल रेखा भी इसी के ऊपर आपने खींच दी, ठीक। तो ऐसे तीन केस, यहाँ पर ये दोनों समांतर होंगी, ये समांतर होंगी, और ये प्रतिच्छेदी होंगी। ये कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और ये आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो होती हैं वो संगत, या मतलब संगत नहीं बोलेंगे इसको भाई, इसका वर्ड मैं भूल रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। आसन, आई थिंक आसन बोलते हैं इनको, ठीक। या इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। हिंदी में भूल रहा हूँ, इंग्लिश में इन्हें कॉन्करेंट बोलते हैं, इन्हें पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, और इन्हें इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, ठीक। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ही हैं। अब आप ये समझ गए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हमें बहुपद की, मतलब बहुपद तक तो ठीक था, लेकिन हमें इक्वेशन की जरूरत क्या हुई? तो आपको इक्वेशन की जरूरत क्या हुई बनाने की? तो जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं आपसे कह दूं कि एक पेन आपको खरीदना है और एक पेंसिल खरीदनी है, ठीक। और आपसे दुकानदार कितने रुपए मांग रहा है? 15 रुपए मांग रहा है। फिर दूसरा बच्चा गया, 2 पेन उसने खरीदे, 3 पेंसिल खरीदी, उससे दुकानदार कितने रुपए मांग रहा है? 45 रुपीज मांग रहा है, 45 रुपए मांग रहा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पेन का प्राइस कितना है और पेंसिल का प्राइस कितना है, आप कैसे बताएंगे? तो ये हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की मदद से, यानी कि लीनियर इक्वेशन, जब दो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं, इनकी मदद से हम इस इक्वेशन को, इस जो ये आपका क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसकी इक्वेशन बनाना हो तो मैं क्या मानूंगा? मैंने कहा कि माना जो पेन है आपका, वो उसकी कीमत कितनी है? पेन की कीमत आपकी हो गई x रुपए, और जो आपका पेंसिल है उसकी कीमत कितनी हो गई? उसकी कीमत हो गई y रुपए, ठीक। तो एक पेन खरीदा था, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1x, और एक पेंसिल की 1 × y, ये 15 रुपए हुआ। यानी कि x ये पेन की कीमत प्लस y पेंसिल की कीमत बराबर 15 रुपए। आप 2 पेन खरीदे तो 2 × x प्लस 3 पेंसिल्स खरीदी, 3 × y, और ये आपका 45 रुपए। तो ये क्या बन गया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 45 रुपीज। बन गए आपके इक्वेशंस। यानी कि अगर ये एक इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि आप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी और y की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमारा जो क्वेश्चन था कि पेन की कीमत बताइए, पेंसिल की कीमत बताइए, वो सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका जो पहला मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जो आपका ग्राफीय जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि ग्राफीय हल किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। समीकरण का, ठीक। अब हमने क्या कहा? देखिए यहाँ पे क्या बनी हुई, दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक ये पहली इक्वेशन और ये कि दूसरी इक्वेशन। ये किसी भी कंडीशन पे बनाई गई होंगी। हमने क्या किया, कल मैंने आपको बहुपद के चैप्टर में बताया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन ले लें, इसकी क्या लिखी हुई इक्वेशन, ये है 4x - y = 5।
तो y को मैं इधर ले जाता हूँ और 5 को इधर ले आता हूँ, तो ये 4x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई हो गया। अब x की वैल्यू मैंने 0 रखी पहले, तो ये 4 × 0 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। कुछ ऐसा होगा। ये हालांकि ग्राफ सही नहीं बना हुआ है, ये यहाँ से जाना चाहिए था। जब आपका x 0 हो तो y क्या आ रहा है, -5 आ रहा है ना। ये ग्राफ सही नहीं बना हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ यहाँ से पास होता। और जब मैं यहाँ पे y को 0 रख दूं, लेकिन मैंने आपको ये बताया नहीं अभी कि y को 0 रख के कैसे। अब मान लीजिए आपने x को 1 रखा, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 - 5 इक्वल्स टू वाई, यानी y आपका -1 होगा। ये कुछ, जब आपका x, यहाँ पे देखिए, ये x1 था, तो आपका y कितना था, -1 था। तो ये कुछ ग्राफ आपका, ये यहाँ से, रुकिए रुकिए, ये कुछ ऐसे जाना चाहिए था। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, ये आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए था। ये जो लाइन की ग्राफ होना चाहिए था, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था। हालांकि इस चित्र में सही नहीं बना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही हम इस वाली इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक, फिर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है यहाँ पे। तो यही इनका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये हल कैसे हो जाएगा। तो जिस भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लिया मैंने, इसके कुछ वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। तो मान लिया x कॉमा y पे ये प्रतिच्छेदित कर रहा था। ठीक, तो जो ये x कॉमा y निकलेगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो x और y की वैल्यूज निकलेंगी, वही आपका सोल्यूशन हो जाएंगी। मान लिया मैंने कोई इक्वेशन दो लिखी और उनका ग्राफ खींचा ऐसे, कि अब मैं अलग एक ग्राफ आपको खींच के बताता हूँ। एक ग्राफ मैंने खींचा कुछ ये, और आपकी एक ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन एक हो गई आपकी, ओके, एक आपकी ये लाइन हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट कर रही होंगी, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। किसका सोल्यूशन हो जाएगा, मान लिया ये आपकी इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन थी आपकी a2x प्लस b1y प्लस, नहीं, ये a2 b2, यहाँ पे c2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब कितने टाइप के सोल्यूशन से आपके आ सकते हैं, तो वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं कुछ ग्राफ्स बनाऊं, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सोल्यूशन हम देखेंगे ग्राफ देख के। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इमेज, और अगर मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर लूँ, ये हो गया आपका सेकंड ग्राफ। ये छोटा नहीं होगा, ये जरा, और एक यहाँ पे बना देता हूँ।
ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस थी इक्वेशंस। अब ये मान लिया कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रतिच्छेदित कर रही थी, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही थी। और यहाँ पे मैंने कोई इक्वेशन मान ली, माना यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0 और a4x प्लस b4y प्लस c4 इक्वल्स टू 0 थी। यहाँ पे क्या माना मैंने, मान लिया a5x प्लस b5y प्लस c5 और a6x प्लस b6y प्लस c6। ये आपकी यहाँ पे पैरेलल थी लाइन होंगी और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यानी कि समवर्ती रेखाएं होंगी या संगामी, जिन्हें करंट लाइन भी बोलते हैं। तो लाइंस खींच लेता हूँ मैं, फिर आपको बताऊँ। तो यहाँ पे एक लाइन खींची मैंने ऐसे, ये रेड, और एक लाइन खींच लेता हूँ, मान लिया ऐसे को, ये लाइन यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, पैरेलल थी आपकी लाइंस। तो मान लिया एक लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी लाइन यहाँ से जा रही थी कुछ ऐसे, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। और थोड़ा सा इसे अगर दूसरी लाइन खींचना चाहूँ तो वो भी इसी के ऊपर, आप समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आप ये देखिए, ठीक, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि आपको दिखे कि हाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओनली वन पॉइंट, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक, यहाँ पे प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, समवर्ती रेखाएं हैं, तो हर बिंदु पे यानी कि प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो सॉल्यूशंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, एक हल होगा, यहाँ पर केवल एक हल होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, समझ में आया आपको। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यही आपको समझाया गया है यहाँ पे कि अगर रेखाएं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, मतलब उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है, यानी कि जब आपका सॉल्यूशन होगा तो आपका जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। वो क्या होगा, वो संगत होगा। अगर संपाती होती है, यहाँ हाँ संपाती या समवर्ती बोलते हैं, इसे संपाती बोलते हैं जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो
तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित बोलते हैं और ये भी संगत होता है कि नहीं होता है। और अगर यहाँ पर जो रैखिक रेखाएं हैं वो समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, हमारा असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे, कहाँ पर संगत है और कहाँ पे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो उसका एक मेथड है, तरीका है जानने का कि ग्राफ हमारा संगत होगा या असंगत होगा, वही हम देखते हैं। मान लिया ये हमारा एक पेयर है, युग्म है समीकरण युग्म, और उसकी इक्वेशन कौन कौन सी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इन गुणांकों के मध्य कुछ संबंध स्थापित करेंगे और पता करेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, समीकरण युग्म संगत है कि नहीं है। संगत को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं पहली चीज a1 अपॉन a2 का रिलेशन देखते हैं b1 अपॉन b2 के साथ। अगर ये दोनों एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बराबर ये रेशियो या अनुपात नहीं हुआ, तब हमारा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और अद्वितीय एक हल होगा, यानी कि आपका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा अगर यही समीकरण युग्म हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, तो तब भी ये संगत होगा और अनंत हल होंगे। अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये आपको ध्यान रखने हैं, यही डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। आपको समीकरण युग्म दिए होंगे दो और पूछेगा संगत है कि अद्वितीय हल है या संगत है। तो तीसरी कंडीशन है कि a1 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशंस। इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपको चार्ट बना लेना है, समझ अपने मेमोरी चार्ट में इसको बिल्कुल फिट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि हमें सॉल्यूशन कैसे पता चलेंगे। जो दो समीकरण युग्म दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा समीकरण युग्म मतलब दूसरी समीकरण इसी युग्म की होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन दोनों के सॉल्यूशन हमने एक विधि तो देखी, ग्राफ विधि, लेकिन हम हर क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाने बैठ नहीं जाएंगे, ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा। तो दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि हमारी होगी विलोपन विधि, या इसी को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, विलोपन विधि। तीसरी विधि क्या होगी? प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि कौन सी होगी? प्रतिस्थापन विधि। अब मान लिया कोई इक्वेशन है आपके पास, कोई भी लीनियर इक्वेशन मैंने मान लिया, ये जैसे पहले क्वेश्चन में लिखी हुई थी वही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक, और अगर मैं इसको कर लूं यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू लिख लूं 8, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं दोनों विधियों से इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो
पहले हम विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि में होता क्या है पहले ये भी समझ लीजिए। विलोपन विधि में हम एक चर जो होता है उसको विलुप्त कर देते हैं। अभी आपको सिखाऊंगा कैसे विलुप्त करते हैं। विलुप्त करते हैं मतलब उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको 2x दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 3x दिख रहा है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 5y। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे। और हाँ, मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 9y और ये 36। यही तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और ये बन जाएगी 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 16। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों में टर्म कॉमन है, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन घटा देते हैं। तो घट जाएगी 6x, और 6x में से घटाओगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। 9y में से माइनस का 10y, मतलब 10y जब घटाओगे तो माइनस का y बचेगा। और यहाँ 36 में से जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 में से 6 गया 0 और ये 2। तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 20। अब हम क्या करेंगे, यही y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे हमने रख दिया y बराबर माइनस का 20 इन फर्स्ट, मतलब पहली इक्वेशन में। तो ये 2x और यहाँ पे 3 था, ये -20 हो गया और ये 12। तो 2x माइनस 60 इक्वल्स टू 12। 2x, अब 60 को उधर हम भेजेंगे तो 12 प्लस 60। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आया, 72 आया। अगर इसको हम सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x हमारा होगा 72 के बराबर। तो यानी कि x आ गया हमारा 36, यानी सोल्यूशन कितना आया, 36 कामा -20 आ गया। ये एक यूनिक सोल्यूशन है। और आप अगर देखें इसके, अगर आप तुलना करें a1 अपॉन a2 की, a1 अपॉन a2 को निकालें तो ये 2/3 है, और b1 अपॉन b2 निकालें तो ये कितना है, 3/5। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसका एक अद्वितीय सोल्यूशन आ गया, एक इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया। अगर इसी इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो रुकिए, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। हम इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक चर को के मान को हम प्रतिस्थाप प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, चर के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन ली हुई थी, कर ली थी इक्वेशन, इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और x को इधर रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 3y। अगर x यहाँ से हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y अपॉन 2। या इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 अपॉन 2y। अब यही ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू y के टर्म में आ गई 3/2y। अब ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, x के जगह पे रख देंगे। तो रखते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 में, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 में हम x की वैल्यू रखते हैं 6 माइनस
3/2x यही थी, y था 6 माइनस 3/2y रख देते हैं। तो 3 इंटू 6 माइनस 3/2y प्लस 5y इक्वल्स टू 8 गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 माइनस 9/2y प्लस 5y इक्वल्स टू 8। अगर हम 8 को भी इधर ले आए और ये पूरी टर्म को उधर भेज दें, या रुकिए हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो 18 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2y प्लस 5y इक्वल्स टू 8 माइनस 18, यहाँ पे जोड़ लें तो -9y प्लस का 10y अपॉन 2, यहाँ पे कितना आया, ये आ गया आपका -10, यहाँ से y अपॉन 2 कितना आया, -10, तो y कितना आया, माइनस का 20। और हमने जो देखा था, यहाँ पर देखिए आपका क्या आया था, -20 ही आया था, ये हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था। अब आपको वही बस करना है कि आप चाहें तो इसी इक्वेशन में y का मान 20 रख दें, इसी इक्वेशन में y का मान 20 रख दें, तो 3x प्लस 5 माइनस 20 और 8, तो ये 3x यहाँ 100 बन जाएगा, और ये 8 अगर हम उधर भेज दें तो x बराबर हमारा कितना आएगा, ये आएगा 108 और ये नीचे 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 108/3, 3 3 ज़ा 9 और 18, 3 6 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। और हमने वहां पर भी तो निकाला था, सोल्यूशन का क्या आ गया आपका, x बराबर 36 और y इक्वल्स टू -20, ये आपका सोल्यूशन आ गया। यही दोनों आपकी विधियां हैं, और आप जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों जो विधियां मैंने बताई हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप ये पहले एग्जांपल सॉल्व करिए जो मैंने बताया है, और एक दो क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व, रुकिए मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। जैसे मैंने पहला इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे लिख दिया 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, ठीक। दूसरा पेड़ लिख दिया 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ये दोनों आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें सोल्यूशन उसमें आपकी परिमेय संख्या कोई p/q में भी आ जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।